स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारी आज की खास पेशकश आपका डॉक्टर में। और आपका डॉक्टर में आज मैं साक्षी शर्मा आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से रूबरू करवाऊंगी जो कि आजकल खास तौर से जो विंटर सीजन है इसमें जिस तरह की बीमारियां होती हैं आप देख सकते होंगे आपके घर में, आपके आसपास नज़दीकी लोगों में सर्दी, बुखार, जुकाम, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और पल्मोनोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये सारी बीमारियां आती हैं। इन बीमारियों से तो आप भी और आपके नज़दीकी लोग भी दो चार हुए होंगे, लेकिन ये शब्द जो है ये आपने शायद नहीं सुना होगा। इस डिपार्टमेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में आज जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे शो पर खास तौर से सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर विशाल शर्मा और केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार टू द व्यूअर्स। सर पल्मोनोलॉजी जिस तरह की इसमें जितनी भी बीमारियां आती हैं वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इस टर्म की अगर बात करें तो ये टर्म बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन नहीं है। तो आज आप हमारे सभी व्यूअर्स को ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या बीमारियां आती हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, जैसा कि नाम बताता है पल्मोनोलॉजी मीन्स, पल्मो मीन्स लंग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो मेडिसिन की एक ब्रांच है पल्मोनोलॉजी जिसमें हम लंग्स की स्टडी करते हैं। सो जो भी डिजीज़ेस लंग्स डिसऑर्डर में शामिल होती हैं उसमें हम पल्मोनोलॉजी द बिगर वर्ड वी यूज़। जो नॉर्मल वर्ड हम अपने नॉर्मल जो लोग हैं चेस्ट डिजीज़ेस बोल देते हैं, कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट बोल देता है, कोई रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट, कोई चेस्ट एंड टीबी डॉक्टर बोल देता है। सो ये बेसिकली सारे की सारे टर्म्स हैं। जो सही टर्म है दैट इज़ अ पल्मोनोलॉजी। सो ये बेसिकली व्हाट पल्मोनोलॉजी इज। नाउ इसमें आता क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लंग्स का काम क्या है। लंग्स का काम है ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। सो कोई भी डिजीज़ प्रोसेस जो इस चीज़ को परेशान करे या दिक्कत करे, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए प्रॉपर्ली या कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर ना निकाल पाएँ या दोनों चीज़ें ना कर पाएँ। सो कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे कि लंग इन्फेक्शंस हो गए जिसको कि हम निमोनिया बोलते हैं, एस्थमा एलर्जीज हो गई, या स्मोकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक COPD। सो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जो लंग से रिलेटेड हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं और जिसको हम डायग्नोज करके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। जिस तरह की हमने देखा कि क्योंकि जो भी चीज़ें आपने बताई लंग रिलेटेड डिसीज़ हैं या चेस्ट रिलेटेड डिसीज़ हैं जो कि इस डिपार्टमेंट में आती हैं, खास तौर से अभी जो मौसम है इस मौसम में आपके OPD में ज़रूर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो बढ़ जाते होंगे। तो किस तरह से किन डिसीजेस के सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो है देखने को मिलते हैं, और ये जो डिसीजेस हैं क्या अलग अलग इनकी कैटेगरीज हैं, एलर्जीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, इन डिसीजेस के बारे में थोड़ा हम चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि whenever weather is changing, especially during winter seasons, जो लंग रिलेटेड इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ख़ास तौर पर एक्सट्रीम ऑफ एजेस में, जैसे कि यंग किड्स या बच्चे और बुज़ुर्गों में काफ़ी कॉमन चीज़ें हो जाती हैं। सबसे कॉमन चीज़ें हैं इन्फेक्शंस, क्योंकि जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है। हम सब लोगों ने कोविड का तो नाम सुना ही है, उससे पहले स्वाइन फ्लू। सो एवरी ईयर कोई ना कोई वायरसेस आते हैं जो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। एट द सेम टाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, ये बहुत कॉमन है। ये तो हो गया इन्फेक्शंस का। एट द सेम टाइम जैसे आपने बताया एलर्जीज भी बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो उसमें जिन लोगों को एस्थमा या एलर्जी है उनके जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। सो कौन कौन से वो सिम्टम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फीवर होगा, अगर आपको इन्फेक्शन है आपको खांसी हो सकती है, खांसी बलगम के साथ हो सकती है, ड्राई कॉफ हो सकती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, छाती में आवाज़ आ सकती है। तो ये सारे के नाक बहना, तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो ख़ास तौर पर हमारे पास जो पेशेंट्स हैं इस सीज़न में हमारे पास आते हैं। जी, पल्मोनोलॉजी एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसके अंदर कई अलग अलग सेक्टर्स आते हैं, अलग अलग 4 सेक्टर्स होते हैं। वो क्या अलग अलग 4 सेक्टर्स हैं और उनमें किस तरह की बीमारियां जो हैं होती हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया पल्मोनोलॉजी जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन पल्मोनोलॉजी। जैसे पल्मोनोलॉजी मेन जिसमें हम
ब्रोंकियल एस्मा, COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी लंग सिकुड़ने की प्रॉब्लम, लंग कैंसर्स, ट्यूबरकुलोसिस। सो इस तरह की जितने भी मैंने नॉर्मली पल्मोनोलॉजी प्रॉपर में ये चीज़ें आती हैं। देन एट द सेम टाइम एक अनदर सब स्पेशलिटी साथ में एसोसिएटेड है जिसको कि हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी खराटों की दिक्कत जिसको कि आम भाषा में बोलते हैं। तो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स जिसमें से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज़ वेरी वेरी कॉमन, तो इसकी भी डीलिंग पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं। देन ऑफ कोर्स देयर इज़ अनदर थर्ड इज़ क्रिटिकल केयर। क्रिटिकल केयर मींस सबको पता है मेडिकल आईसीयूज़ के बारे में। तो मेडिकल आईसीयूज़ में वेंटिलेटर्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डील करना। अब स्पेशली इंटेंसिविस्ट आ गए हैं स्पेशलिस्ट ब्रांच में। एंड एट द सेम टाइम जो आजकल करंटली हम लोग करते हैं दैट इज़ डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी। फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी जो एक तरह का एंडोस्कोप होता है, जो हम लंग्स के अंदर जाते हैं इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। आजकल तो अल्ट्रासाउंड्स हैं जिसके माध्यम से ब्रोंकोस्कोप के अंदर, एंडोस्कोप के अंदर जाके हम अंदर की अल्ट्रासोनोग्राफी कर लेते हैं। देन ऑफ कोर्स जैसे कई लोगों के एयरवेज किसी कारण से कैंसर की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं तो उसमें स्टेंटिंग करना, या फॉर एग्जांपल लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स पंक्चर हो जाना, जैसे लंग गैप एक बैलून की तरह है, कई बार किसी इन्फेक्शन की वजह से वो पंक्चर हो जाता है, तो चेस्ट ट्यूब या थोरैकोस्कोपी जो भी एक तरह का एंडोस्कोप है जो हम चेस्ट के थ्रू जाते हैं। सो ये इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांच है। सो ये बेसिकली एम्बिट है एक पल्मोनोलॉजिस्ट का। इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया कि लंग्स का सिकुड़ना और इस तरह की चीज़ें, कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी एल्डरली लोगों में इस तरह की शिकायतें जो है वो देखने को मिलती है। हम अमूमन सुनते हैं कि लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, 5% काम कर रहे हैं या 10% काम कर रहे हैं। तो क्या यही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं आप? कैसे ये जो सीवियरिटी है कि इतना कम फंक्शनिंग जो है हो जाता है, ये इस स्टेज तक पहुँचती है? जो लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं या तो एज रिलेटेड होती हैं या कुछ जो हम अपने आप को देते हैं। तो फॉर एग्जांपल पर्सन हु स्मोक्स राइट फ्रॉम द यंग एज, सो यू नो स्मोकिंग जो है वो इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, वो टाइम के साथ साथ आपके लंग्स को ख़त्म करता है। सो मोस्ट ऑफ द पर्सन जिन्होंने यंग एज में स्मोकिंग की हुई है, सो जैसे आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं, सो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं। मोटे मोटे तौर पर COPD या ILD जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ कहते हैं। तो स्मोकिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू जो ये प्रॉब्लम्स एल्डरली एज ग्रुप में कर सकता है, यंग में तो करता ही है। एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे स्मॉग है, पराली जलती है, तो ये सारे के सारे बिकॉज यू नो लंग डायरेक्ट कनेक्ट है एयर के साथ। अगर एयर हमारी पोल्यूटेड होगी तो उतना ही हमारा लंग जो है वो इश्यूज प्रॉब्लम में आ जाता है। सो बेसिकली ये इश्यूज अगर हम देखें, इसके ऊपर ध्यान दें, स्मोकिंग ना करें, तो बहुत सारे लंग के डिसऑर्डर्स हैं उसका केयर किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो स्मोकिंग को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जी, वही हम बात करें कि लंग से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं, जिनमें एक बहुत कॉमन और एक घातक जिसे मैं कह सकती हूँ बीमारी होती है ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि यूजुअली उसका जो पता है वो काफ़ी बाद में आकर चलता है। तब तक जो स्टेज है वो काफ़ी सीवियर हो चुकी होती है। तो ये किस वजह से होती है, इसकी स्टार्ट कैसे होती है, कैसे कोई भी इंसान इसके सिम्टम्स को पहचाने? जब हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं तो ब्रॉडर एक इन्फेक्शन है एक तरह सा। कोई भी इन्फेक्शन होते हैं उसके सिम्टम्स अगर वो लंग्स के हैं तो क्या होंगे? उसको बुखार आएगा, उसको खांसी आएगी, उसको सांस की दिक्कत आएगी, भूख कम लगेगी, वेट लॉस होगा। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। इस सिम्टम्स के साथ जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली इवैल्यूएट करता है, वो डायग्नोस करता है कि ये क्या इन्फेक्शन है। जैसे कि आपने बताया ट्यूबरकुलोसिस, सबको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन का नेशनल प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और इसके हर टीवी में भी कमर्शियल्स और चीज़ें आती हैं जो बताती हैं कि अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा का कफ है या आपको वेट लॉस हो रहा है, तो अगर इस तरह की कोई भी इशू है तो आप हमेशा एक पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आएँ, वो आपको प्रॉपर डायग्नोस करके देगा। और जैसे कि आपने बताया ट्यूबरकुलोसिस, जल्दी इन्फेक्शन को हम पकड़ेंगे, फटाफट एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी या कोई भी एंटीबायोटिक देंगे। वो जैसे आप कह रहे हो कि बहुत आगे निकल चुका होता है, पहले ही उसको
ठीक कर सकते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस 100% ट्रीटेबल डिजीज़ है, ट्रीटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज़ है। सो विद ड्रग्स वी कैन हेल्प अवर पेशेंट्स, बट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी मेडिकेशन खुद मत कीजिए, अपना डायग्नोसिस खुद मत कीजिए। एज सून एज पॉसिबल अगर आपको कोई भी इशू आता है, जस्ट कंसल्ट योर पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है सर, ये तो हुई बहुत कॉमन था ट्यूबरकुलोसिस, इसलिए मैंने उसके बारे में आपसे पूछा। लेकिन इसके अलावा कई और बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा हो गया, या और क्या क्या बीमारियां होती हैं जो लंग रिलेटेड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जिसके लिए लोगों को बचना चाहिए, या उसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, प्राइमरी सिम्टम्स हैं, उनको पहचानना चाहिए? सी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यंग पीपल, यू नो। डेफिनेटली एल्डरली की तो हम बात करते हैं, वो भी हमारे लिए इतने, बट यंग में हम बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे कॉमन इश्यूज जो यंग एज एंड एलर्जीज, सो एस्थमा एंड एलर्जीज, जैसे मैंने आपको बताया, कई लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं बाय बर्थ, और कई लोग होते हैं एलर्जिक जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन या बाकी चीज़ों की वजह से एलर्जिक हो जाते हैं, और उनके भी सिम्टम्स यही हैं: सांस चढ़ना, मौसम चेंज होने के टाइम पे कंजेशन होने छाती में, सीटों जैसी आवाज़ आना, जिसको हम वीजिंग कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो इस तरह के सिम्टम यंग एज में ही आने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है, कई इनमें से कई यंग जो हैं लोग, वो स्मोकिंग भी करते हैं, और आपको एलर्जी है और आप इधर से स्मोक करते हैं, तो यू आर मल्टीप्लाइंग योर प्रॉब्लम्स। सो फॉर यंग पीपल आई ऑलवेज से, जैसे बताया, स्मोकिंग से दूर रहिए। अगर आपको एलर्जीज के कोई सिम्टम्स हैं, उसको आप प्रॉपर तरीके से टाइमली आप उसको डायग्नोस कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इन्वेस्टिगेट कराएगा। और आजकल हमारे पास ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे कि यू विल बी कम्प्लीटली ऑल राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और इतनी सारी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे सभी व्यूअर्स को बताने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके डेली रूटीन में, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर काम आएंगी। और अगर आपके या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो इन्हें लाइटली ना लें, बल्कि अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर इन चीज़ों के लिए कंसल्ट करें। और अब तक हमारे आज के इस खास एपिसोड में हमने आपको बताया कि पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, और इसमें किस तरह के वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, और तमाम चीज़ें, चाहे वो स्नोरिंग से रिलेटेड हो, ये चीज़ों को हमने आपको बताया। लेकिन अब जो हमारा सेशन है वो उससे भी ज़्यादा खास है, और वो इसलिए खास है क्योंकि अगर ये इन्फेक्शंस आपको होते हैं तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है, तो आप अपने डॉक्टर्स के पास, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट के पास तो जरूर जाते हैं, और वो आपको प्रेस्क्रिप्शन पर आपकी दवाइयां लिखकर दे देते हैं। लेकिन आपके लिए खास तौर से ये समझना है कि मौसम बदलने के साथ ही आप ऐसे क्या प्रिवेंशंस अपनी लाइफ में लें, ऐसे क्या चीजें करें जिनसे कि आपको डॉक्टर तक न जाना पड़े, और इन बीमारियों से, इन इन्फेक्शन से या एलर्जी से आप खुद को महफूज रख सकें। और इसीलिए हमारे साथ आज के जो खास एक्सपर्ट मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर सनी विर्दी, ऑल्केमिस्ट हॉस्पिटल पंचकुला। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। थैंक यू वेरी मच मैम। पहले तो मैं सबको बेस्ट विशेस देना चाहता हूं जो चैनल पे हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं, एंड आई विश अ वेरी हेल्दी सीजन ऑफ विंटर्स फॉर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ओपीडी में नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, काउंट है, इस सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चेस्ट डिसीजेज, लंग डिसीजेज बहुत होती हैं। तो डॉक्टर के पास भी शायद ओवरफ्लो ऑफ पेशेंट्स की वजह से इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक पेशेंट को उसके प्रिवेंशन समझा सके, और इसीलिए ज़्यादा जोर शायद मेडिसिन और प्रेस्क्रिप्शन लिखने पर होता है। लेकिन आज हमारे पास काफ़ी टाइम है, और बहुत सारे पेशेंट्स भी होंगे जो शायद इस एपिसोड को सुन रहे होंगे, तो उन तक मैं चाहती हूँ कि आप क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं, क्या मेजर्स हम सकते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। राइट। देखिए, जो सांस की बीमारियां हैं, किसी को भी अगर है या कोई पेशेंट इससे ग्रस्त है, इट्स नॉट इजी टू डील विद देम। यू आर सिटिंग, यू आर ब्रेथलेस, आप चल रहे हो तब आपको सांस तंग कर रहा है, खांसी है, चेस्ट पेन है, तो पेशेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो उनकी परेशानी को समझते हुए अगर हम बात करें, और सेकेंडली उनके माइंड को समझते हुए बात करें, तो पेशेंट का सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मेडिसिन तो मैं ले रहा हूँ, इसके साथ कुछ और है जो मुझे हेल्प कर सकता है। तो अगर हम आसानी से इसको समझना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले डाइट, कोई ऐसी डाइट है जो पेशेंट को उसके डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प कर सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर एक्टिविटी और एक्सरसाइज। सांस के मरीजों में कौन सी एक्सरसाइजेस इन पर्टिकुलर
बेनिफिशियल हो सकती हैं या उनसे क्या इफ़ेक्ट पेशेंट को हो सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। बहुत सारी सांस की ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक हैं, मतलब काफ़ी सालों तक चलती हैं, तो उसमें आप हर एक हफ्ते में डॉक्टर को मिलने नहीं जा सकते और कई बारी ज़रूरत भी नहीं होती। तो अगर कुछ छोटा मोटा अप एंड डाउन है, क्या उसको पेशेंट घर पे मैनेज कर सकता है। और सबसे लास्ट में प्रिवेंशन एस्पेक्ट में हमारे पास वैक्सीन आती हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, तो इन पे हम आगे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे कि आपने बताया डाइट, और बेसिकली क्योंकि अगर नॉर्थ के रीजन्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आसपास के रीजन्स की, तो यहाँ पर खान पान के लोग बहुत शौकीन होते हैं। लाइफस्टाइल जो है डाइट के पर्सपेक्टिव से बहुत डिफरेंट होता है और शायद बहुत कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ और बहुत बिगड़ा हुआ भी होता है। तो अगर विंटर सीजन दस्तक दे रहा है और अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो शायद इन डिसीजेस से बचना चाहें, तो उन्हें किस तरह का एक डाइट प्लान अपनाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। विंटर्स में हमारी डाइट में काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं। हम बहुत सारा तेल, मक्खन, घी इस्तेमाल करते हैं। नॉर्थ इंडिया में पराठों के बहुत शौकीन हैं, तो इस तरह के हैवी स्टफ़ी फूड्स बहुत बढ़ जाते हैं। ऊपर से स्पाइसेस जो हैं एवरेज विंटर्स में देखा गया है ज़्यादा यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स। लिक्विड डाइट समर्स में ज़्यादा रहती हैं, विंटर में लिक्विड्स हमारे रिलेटिवली कम हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत सारी डाइट में चेंजेस रहती हैं। अगर हम इन पर्टिकुलर सांस के मरीज़ों की बात करेंगे, तो जो लंग्स की बीमारियां हैं उसमें जो स्रोत हैं, देखिए मैं सिर्फ एक्सपीरियंस पे नहीं बात कर रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट हार्डकोर रिसर्च, जिसके अंदर हम शोध करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी डाइट पेशेंट को बेटर है। तो उसे अगर मैं समराइज करना चाहूँगा तो उसमें सबसे पहले द फूड्स विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स इस तरह के तत्व हैं जो हमारे खाने में मिलते हैं और जो बॉडी में जाके जो हमारी बॉडी में डिजीज़ की वजह से टॉक्सिन्स बनते हैं वो उसको कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स में सबसे पहले फ्रूट्स आते हैं और उसके बाद वेजिटेबल्स आते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी पेशेंट अगर किसी भी सांस की बीमारी से ग्रस्त है तो उसे सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स जितना हो सके उसको अपना यूज़ करना चाहिए। जब भी हम ये बात करते हैं तो आगे से जवाब आता है कि हम तो जी बहुत फ्रूट्स खाते हैं, हम बहुत वेजिटेबल्स खाते हैं। तो इसमें मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा वेजिटेबल का इंटेक है जो नॉर्मली पाया गया है, अगर हमें 100% वेजिटेबल तक पहुँचना है तो हम उसका इंटेक हार्डली 40-50% तक ही कर पाते हैं। रीज़न ये है कि एक तो आपका कटोरी का साइज़ कम होता है और आप नॉर्मली अगर वेस्टर्न कल्चर में देखोगे तो दे यूज़ सैलड्स इन देयर डाइट, तो वो प्योर वेजिटेबल्स और रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं। हम उन वेजिटेबल्स को जब कुक करते हैं तो उसमें आलू और बाकी चीज़ें डालते हैं तो जिनका फाइबर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होता। तो कुल मिला के एक कटोरी में सिर्फ हाफ पोर्शन ही वेजिटेबल्स का रह जाता है। तो हमारी मान्यता है कि हम ज़्यादा खाते हैं पर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत कम मात्रा में डेली इंटेक कर पाते हैं। तो इसलिए उसकी मात्रा को बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी लंग्स जो हैं वो डाइट के साथ साथ हेल्दी हों। उसके बाद सर्दियों के अंदर कुछ इस तरह के खाने हैं जिनको हम कह सकते हैं दे आर ऑफ मेडिसिनल वैल्यू फॉर लंग पेशेंट्स। जिस तरह से हल्दी है, हल्दी इज़ अ नॉन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो अगर किसी को भी लंग्स के अंदर डिजीज़ है और ये एक सिंपल नुस्खा उसको उस डिज़ीज़ में फ़ाइट करने में और हेल्प कर सकता है। उसके बाद सीज़न चेंज हो रहा है, आप चाय के शौकीन हैं, उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा तुलसी यूज़ कर सकते हैं। तुलसी एंटीवायरल एजेंट है, वायरसेस की इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और जो अदरक है वो कफ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो हम अपने एज ओल्ड नुस्खे विंटर्स में यूज़ करते हैं दे कैन बी यूज टू डील विद माइनर सीजनल कफ्स एंड माइनर इलनेसेस। यू डोंट नीड टू रश टू डॉक्टर इमीडिएटली। अगर वो बीमारी वहीं सेटल हो जाती है देन इट्स ओके विद अस। तो इस तरह से जो डाइट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी बीमारी को कंट्रोल करने में, हमारी बीमारी को चेंज करने में।
जी बिल्कुल। तो जिस तरह से बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अदरक वाली चाय पी लो, तुलसी ले लो, शहद डालकर ले लो, तो ये चीजें काफी मेडिसिनल वैल्यू है इन चीजों की। और अगर छोटी मोटी थोड़ी तकलीफ है तो हम घर पर ही इन चीजों से उसे ठीक कर सकते हैं, बजाय कि डॉक्टर के पास आकर हमें मेडिकेशन लेना पड़े। वहीं इसी के साथ सेकंड एस्पेक्ट जैसे आपने बताया था एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज किस तरह से लंग पेशेंट्स को हेल्प कर सकती है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो विंटर सीजन में बाहर सैर करने भी निकलते हैं, थोड़ा क्राउडेड प्लेसेस में भी जाते हैं, और अभी देखते हैं कि हम इस सीजन में फॉग भी ज्यादा हो जाता है, स्मॉग होता है, तो उन चीजों को किस तरह प्रिवेंट करें और इनका कितना रोल है? बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं एक बड़े सिंपल लाइन में बताना चाहता हूँ। हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्मार्ट है। आप किसी भी चीज़ को जैसे यूज़ करना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी उसे और मेंटेन करके ऑप्टिमाइज करती है। अगर आप देखिए एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आपकी बॉडी उस तरह से बिल्ड होती है। आप एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट और लंग्स को पुश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उनकी धीरे धीरे फाइन ट्यूनिंग हो जाती है और उनकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। ये देखा गया है कि एक तरफ एक सांस का मरीज़ है जो बिल्कुल बेड रिडन है और वो बेड से नहीं उठ रहा है, दूसरी तरफ उतनी ही बीमारी का पेशेंट है जो डेली पुश करता है कि मुझे वॉक करना है, मुझे अपना लंग्स की एक्सरसाइज करनी है। अगर खुदा ना खास्ता इन दोनों में सेम कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल कोई वायरल इन्फेक्शन होती है, तो जो बेड रिडन पेशेंट है ही इज़ गोइंग टू सफ़र मोर versus a patient who has been keeping his body active by trying to do the exercises। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप चाहे लंग्स की कोई भी बीमारी से ग्रस्त हैं, डेली आप अपने आप को पुश करें और अपने आप को बेड से बाहर निकालें, ताकि आपकी जो लंग्स हैं वो चलती रहें। और जब तक चल रही हैं वो बढ़िया चलेंगी, जब आप बिल्कुल ही बैठ जाएंगे तो उस टाइम पे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब पेशेंट्स की एक्सरसाइजेस को हम नॉर्मल लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम इसे सिंपल वेज में देखेंगे तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। तो आप जितना भी वॉक कर सकते हैं वो आपको हमेशा पुश देगा। तो इसलिए अगर बाहर मौसम ठीक नहीं है, सांस के मरीज़ों को डेफिनेटली इस मौसम में बाहर सैर करने नहीं जाना चाहिए। उस टाइम पे वो घर के अंदर बरामदे में वॉक कर सकते हैं, जिससे कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज उनकी कंटिन्यू रहे। फिर अभी सीज़न फॉग का है, स्मॉग का है, जैसे ये थोड़ी क्लियर होगी तो बेस्ट टाइम इज़ व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड यू हैव एम्पल ऑफ सन। तो जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है उस टाइम पे वो वॉक करने के लिए बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये क्योंकि कई लोग जो होते हैं मॉर्निंग में उठ के, एल्डरली लोग काफी वो शौकीन होते हैं कि नहीं वॉक पर जाना है, उनका एक मॉर्निंग क्लब होता है, लोगों से मिलना होता है, तो वो लोग कई बार इस चीज को नहीं देखते हैं कि फॉग है या स्मॉग है, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही सैर के लिए निकल जाते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी डेंजरस। वही अगर बात करें तीसरे एस्पेक्ट की जो डॉक्टर आपने हमें बताया था, वो था सेल्फ मेडिकेशन। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बुखार होता है, अगर किसी को घर में वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आजकल सबसे बड़ी घर में होता है कि एक डोलो, एक कॉम्बीफ्लैम, इस तरह की बीमारियां जो है वो माफ कीजिएगा मेडिसिन जो है वो घर में अवेलेबल होती हैं, तो वो उसको कंज्यूम करके अपना वायरल जो है उसे घर में ही ठीक कर लेते हैं 2-3 दिन में। तो ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, और अगर सेल्फ हेल्प घर पे अगर खुद को करनी भी हो तो उसके लिए सही तरीका क्या? देखिए, दो तरह से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल हेल्दी हैं, गोइंग टू जिम, वर्किंग डेली, लॉट ऑफ एक्सरसाइज, नो इश्यूज। उनके लिए छोटी मोटी बीमारियों को मैनेज करने में आसानी आती है, और सेल्फ मैनेजमेंट कोई बुरी बात नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी नो के रेड फ्लैग साइंस क्या है। सपोज आपने एक बीमारी को मैनेज करना शुरू किया, बट एक स्टेज है जिसके बाद डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है। वो स्टेज अगर हमें नहीं पता है तो हम बीमारी को अननेसेसरीली बढ़ा सकते हैं, एंड दैट कैन बी डेंजरस फॉर अस। तो इसलिए अगर सिंपल वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें मोस्टली जो ओवर द काउंटर हमारे को बुखार के लिए मेडिसिन मिल जाती हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर आप एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहते हैं, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट एंटीबायोटिक्स शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर, बिकॉज ही इज़ योर बेस्ट गाइड कि किस तरह से और कितनी देर तक एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो ऑलरेडी पेशेंट्स सिक हैं, जो ऑलरेडी किसी लंग डिजीज़ के साथ ग्रस्त हैं, उन पेशेंट्स को इवन छोटी मोटी बीमारियों में भी चांसेस नहीं लेने चाहिए।
इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप अपने स्पेशलिस्ट को जानते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है यू कैन कीप 2 डॉक्टर्स। हमारे इंडिया में फैमिली फिजिशियंस का ट्रेंड अभी भी चलता है, तो एक आपके सिंपल फैमिली फिजिशियन हैं जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आपके हेल्प कर सकते हैं। दूसरे आपके स्पेशलिस्ट हैं, जब उनसे प्रॉब्लम अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पा रही है, देन यू कैन मीट योर स्पेशलिस्ट एंड अकॉर्डिंगली वो आपकी जो दवाई है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उनको डेफिनेटली इवन छोटी मोटी प्रॉब्लम में भी चांस नहीं लेना चाहिए। और घर पर ही जिस तरह अगर डॉक्टर के बताए हुए तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे, अपनी डेली रूटीन में लेकर आएंगे, तो ज़रूर ही शायद इन बीमारियों के होने से आप बच पाएंगे। और अगर बीमारियों की एक माइनर और इनिशियल प्रिलिमिनरी स्टेज है तो उसको भी आप घर पर रहकर ही कंट्रोल कर सकते हैं बिना मेडिसिन के। उम्मीद करते हैं इस शो में जितनी भी चीजें आपको बताई गई वो आपके लिए यूजफुल होंगी और आप उसको अपनी जिंदगी में अमल में भी लेकर आएंगे। इस खास शो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।